पीपल का भूत भाग 3। तो चलिए जानते हैं अब नंदिनी और विकास के जीवन में आगे क्या क्या होता है। पीपल के पेड़ से शादी के बाद घर में सभी ने चैन की सांस ली और शादी की तैयारियों में लग गए। इसी बीच विकास ने नंदिनी का नंबर उसके भाई से निकलवा ही लिया और दोनों कभी कभी दादी से छुप छुप के बात करने लगे। नंदिनी विकास से बात करके बहुत प्रभावित थी और मन ही मन वह उससे प्यार भी करने लगी थी। उसने शादी से पहले विकास को सब कुछ बता दिया क्योंकि वह किसी भी तरह के धोखे में विकास को नहीं रखना चाहती थी। विकास पहले तो नंदिनी की बात सुनकर बहुत हंसा और फिर उसने बात को टाल दिया। देखते ही देखते कब 1 महीना बीत गया पता ही नहीं चला। अब नंदिनी व विकास के घर वाले शादी के लिए ज़रूरी चीज़ें खरीदने की तैयारी पर जाने लगे। दादी अपने कमर दर्द के वजह से बाहर तो नहीं जा सकती थी, लेकिन नंदिनी अपनी पापा के साथ और विकास अपनी माँ के साथ बाज़ार गया। दोनों परिवार बाज़ार की एक दुकान पर जाकर मिले और कपड़े गहने सब देखने लगे। नंदिनी अपनी होने वाली सास अनुपमा के साथ गहने देखने में और विकास श्रवण के साथ कपड़े देखने में व्यस्त थे। हालांकि रह रहकर दोनों ही एक दूसरे को चुप चुप के देख लेते थे और नज़रें मिलते ही मुंह फेर शर्मा जाते थे। यह महीना भी बीत गया और धीरे धीरे दोनों की शादी को 2 दिन बाकी रह गए। बड़ी ही धूमधाम से हल्दी, तेल, पूजन और बाकी की रस्में पूरी हो गई। पूरे घर में मेहमान भरे पड़े थे, बच्चे उधम मचा रहे थे। विकास की घर का हाल भी कुछ ऐसा ही था। अगले दिन विकास के घर से नंदिनी के घर के लिए बारात समय पर निकल गई और बारात समय पर पहुंच गई। सारे लोगों ने खाना पीना खाने के बाद वरमाला की रस्म शुरू करवाई। वरमाला की रस्म पूरी होते ही शादी की दूसरी तैयारियां होने लगीं। लाल सुर्ख जोड़े में सजी नंदू आज बहुत ही सुंदर लग रही थी। विकास भी किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। आज पहली बार ऐसा था कि दादी ने नंदू को डांटा नहीं था और नंदिनी की खूब बलैयाँ ली थी। सारी रस्में एक एक करके पूरी हो गई और नंदू की विदाई भी अच्छे से हो गई। नंदिनी जब अपने ससुराल पहुंची तो अनुपमा जी द्वार पर कुछ महिलाओं के साथ स्वागत के लिए आईं। फिर वहां भी कई सारी रस्में हुईं। सुहागरात के लिए नंदिनी को कमरे में बैठाया गया। मन में ढेर सारे अरमान लिए, दिल में मीठा मीठा सा दर्द लिए, एहसास लिए। अपने ही कमरे में अपनी ही धुन में सिमटी नंदिनी कमरे में विकास का इंतज़ार कर रही थी। थोड़ी देर बाद जब विकास कमरे में आया, 2-4 बातों के बाद उसने एक हीरे की अंगूठी मुंह दिखाई दी। लेकिन जैसे ही उसने नंदिनी को छूने के लिए उसका हाथ बढ़ाया, वैसे ही उसे नंदिनी के चेहरे में अचानक ही एक अजीब सा चेहरा नजर आया और वह डर के पीछे हट गया। नंदू कुछ बोल भी नहीं रही थी और पहले ही हर तरीके के पल में वह चेहरा विकास को दिखाई दे रहा था और उसके थोड़ी देर बाद वह चेहरा गायब भी हो गया। विकास ने एक वहम समझकर खुद को सामान्य किया और फिर नंदू से थोड़ा फिर से करीब आया, लेकिन अगले ही पल नंदू ने उसका गला जोर से पकड़ लिया और विकास को एक झटके में बिस्तर से नीचे उठाकर फेंक दिया। वह अजीब तरह से गुर्राने की आवाज़ निकाल रही थी। विकास को कमर में चोट भी लग गई थी, लेकिन वह उठा और नंदू के पास गया। तुम ठीक तो हो नंदू? ये तुम्हें अचानक से क्या हो गया? अगर तुम्हें मेरा छूना पसंद नहीं था तो तुम पहले ही बता दो। मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा तुम्हें तुम्हारी मर्जी के बिना कभी। विकास ने नंदू की तरफ देखकर कहा, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझसे दूर रहो, वरना जान निकाल लूंगी मैं तुम्हारी। नंदू ने एक अजीब सी मर्दाना आवाज़ में कहा और बिस्तर से उठकर थोड़ी दूर खड़ी हो गई। लेकिन नंदू, अचानक ये सब?
मैंने कहा ना मुझसे दूर रहो, सुना ही नहीं दिया क्या तुम्हें? अब जाओ यहाँ से, नंदू ने दांत पीसते हुए कहा। विकास नंदू को इस हालत में छोड़कर जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसने मन बना लिया था कमरे के बाहर जाकर सोने का। वह जैसे ही कमरे के बाहर पहुंचा, उसे नंदिनी की एक जोरदार चीख सुनाई दी। वह दौड़कर कमरे के अंदर आया तो उसने देखा बिस्तर छोड़कर जमीन पर बेहोश पड़ी हुई है नंदिनी। घर के बाकी लोग भी काफ़ी थके हुए होने के कारण गहरी नींद में सो चुके थे। विकास ने जल्दी जल्दी नंदिनी के मुंह पर पानी का छींटा मारा और थोड़ी देर बाद नंदिनी को होश आ गया। विकास ने उससे पूछा कि तुम्हें हो क्या गया था नंदिनी, लेकिन नंदिनी को कुछ भी याद नहीं था। वह सब बिखरे हुए कमरे को और अपने बिखरे हुए बालों को देखकर हैरान परेशान सी लग रही थी। विकास ने बिस्तर सही करके उसे चुपचाप सोने को कह दिया और खुद जाकर कमरे में ही रखे सोफे पर लेट गया। नंदिनी काफ़ी गहरी नींद में सो गई। विकास की भी देर रात आंख लग गई। अगले दिन नंदिनी पग फेरे की रस्म के लिए विकास के साथ अपने घर वापस जाने लगी। दोनों एक कार से नंदिनी के मायके के लिए निकले थे। रास्ते में जब नंदिनी को वही पेड़ दिखा जिससे उसकी शादी करवाई गई थी, तो नंदिनी ने विकास को कहकर गाड़ी रुकवा दी। फिर गाड़ी से उतरकर पेड़ के पास गई और उसे बड़े ध्यान से देखने लग गई। विकास ने पीछे से आकर उससे यहाँ उतरने का कारण पूछा, लेकिन नंदिनी पता नहीं कहाँ गुम थी, कहाँ खोई हुई थी। विकास ने ज़ोर से उसका नाम लिया और उसे पुकारा। फिर नंदिनी को चेतना आई। फिर दोनों गाड़ी में बैठकर घर की ओर निकल गए, लेकिन नंदिनी दूर तक कार की खिड़की से उसी पेड़ को देखती रही। फिर नंदिनी के घर से दोपहर तक वे दोनों वापस आ गए। अगली सुबह जब सब लोग धीरे धीरे जगे तो उन्होंने विकास को बाहर सोते हुए देखा। अनुपमा जी ने उसे जगाया और बाहर सोने की वजह पूछी, तो वह कुछ भी बिना बताए दौड़कर नंदू के पास कमरे में गया। बाकी के लोग भी उसके पीछे पीछे गए। वहां जाकर तब सब ने देखा तो नंदिनी जमीन पर ही सो रही थी। उसके सारे बाल बिखरे हुए थे और पूरे शरीर पर नाखूनों के निशान थे, जिनसे हल्का हल्का खून निकल रहा था। विकास ने उसे उठाया और इस तरह ज़मीन पर सोने की वजह पूछी। अभी विकास की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि नंदू ने एक हाथ से भारी भरकम बेड को उठाकर एक बगल से हवा में टांग दिया। विकास व बाकी के लोग नंदू को ऐसी हालत में देखकर हैरान थे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगला भाग जानने के लिए इंतज़ार कीजिए भाग 4 का।